अगस्त को और 28 अगस्त को होना है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, पूरा 100 क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल एग्जाम जैसा आपको अनुभव भी आएगा। और सभी लोग इसको लगाने के बाद अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग इसको फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय प्रायद्वीपों में, प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है किसकी बात कर रहा है, प्रायद्वीपों की। भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पर पाए जाते हैं? आंसर सब लोग बताइएगा। आंसर बताने से क्या होगा कि गलती करके जो चीज़ आप सीखेंगे वो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेगी। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो देखिए, भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपने पढ़ा है, ठीक है ना। सदाबहार वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन में ही साल, रबड़, महोगनी, एबोनी इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय साल वन पूछा गया है, तो निश्चित रूप से ये पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में, और उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है ना, इन सब जगह पर पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखिए, मालवा के पठार में जो है पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मालवा के पठार में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। काली मिट्टी में कपास की खेती बड़े अच्छी होती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था? देखिए फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के 4 से 5 प्रश्न, इससे ज़्यादा ही प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बिहार स्पेशल के सारे प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। मैंने ऑलरेडी आज उनको कवर कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एक तरह से समझिए कि ये बिहार से ही संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था? तो फ्रेंड्स, ये कौन था? तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, ये बिंबिसार जो था ये हर्यंक वंश का संस्थापक था। ये हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु बना था शासक, और फिर अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया और फिर ये गद्दी पर बैठा। इसीलिए ये जो हर्यंक वंश है ना, इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इसीलिए हर्यंक वंश को जो है, हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपने पिता को मार करके इन्होंने सिंहासन प्राप्त किया था, ठीक है। अच्छा, ये अजातशत्रु जो था, इसी के समय में पहला बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, और दूसरा बौद्ध संगति किसके समय में? कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा हुआ है? बिल्कुल ओरिजिनल एग्जाम जैसा आपको अनुभव आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन को लगाइए और अपना स्कोर बताइए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान ऋणी माना जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का लगभग 60% भाग डायरेक्टली जो है भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वर्षांत, यानी कि वर्ष के अंत में, यहाँ पर वर्षांत इस तरह से बना लीजिए, ठीक है ना। वर्षांत यानी कि वर्ष के अंत में सूचित हानि कंपनी के कुल मूल्य का कितना प्रतिशत क्षय दर्शाता हो, उस कंपनी को बीमार माना जाएगा, यानी कि वो बंद होने के कगार पर है। बताइए, तो राइट आंसर इसका क्या होगा?
तो 50% का अगर दर्शा रहा है ना, तो यानी कि वो बीमार माना जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, उसमें अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 अगस्त को और 11 अगस्त को पूछा गया है। देखिए यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा जो होते हैं, आपको एक अध्यक्ष होते हैं और 10 उसमें सदस्य हैं, ठीक है ना, 10। लेकिन ये संख्या संविधान में निश्चित नहीं की गई है, ठीक है। सदस्यों की संख्या का निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, ये सब याद रखिएगा। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम प्रीति सूदन है। प्रीति सूदन है अभी, याद रखिएगा, ठीक है ना, प्रीति सूदन है अभी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार से होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात किया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124(3) है, इसके अनुसार 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों का चुनाव मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? भारत का अंशदान क्या है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में जो है शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। शून्यकाल जो है ये भारतीय संसद की देन है। प्रश्नकाल के बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है और शून्यकाल में कोई भी सदस्य लोक महत्व के विषय पर संक्षिप्त चर्चा कर सकता है। शून्यकाल संसद के अध्यक्ष का विशेषाधिकार का काल कहा जाता है, ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा। और संसद की बैठक का दूसरा घंटा 12 से लेकर के 1 बजे तक का काल शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? अधिकतम अवधि अभी मैंने आपको बताया है कि कितना निर्धारित किया गया है, तो 1 घंटा किया गया है, ठीक है ना, 1 घंटा यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते? बताइए राइट आंसर क्या होगा कि भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? देखिए निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हुआ क्या था, 1991 के बाद जो है इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, ठीक है। एक इसमें अध्यक्ष हैं और 2 सदस्य हैं, माने एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो तीनों निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है, ये क्या होते हैं, संन्यास मतलब अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? उत्तर की ओर बहती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये सोन नदी है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, ठीक है ना, और पटना में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये 4 राज्यों से होकर के बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद अगर बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ से होकर के ये बिहार में आती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदी में ये सबसे लंबी नदी भी है सोन नदी। देखिए वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उससे क्या कहते हैं? वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? देखिए विश्व का जो अधिकांश वर्षा है ये पर्वतीय वर्षा है, ठीक है ना। सागर की ओर से स्थल की ओर प्रवाहित होने वाली जो आर्द्र वायु है, जब पर्वत के उष्ण वायु से टकराती है तब वर्षा होता है और इसी को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि चक्रवात क्या है। यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। चक्रवात क्या है बताइए, चक्रवात क्या है, चक्रवात क्या है। देखिए सामान्य रूप से चक्रवात जो है निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है, परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, बौद्धों के लिए। तो मैंने बताया था नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जा चुका है, कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। और विक्रमशिला भी अब ध्यान रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, धर्मपाल ने किया था। पाल वंश का यह शासक है, धर्मपाल इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलिए और ये विक्रमशिला अभी भागलपुर में पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की बात की जाए, अधिकार राइट होगा, को 7 भागों में विस्तृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने हैं, पहले 7 था। मूल अधिकारों की संख्या पहले 7 था लेकिन अब 6 रह गया है। चूंकि जो आपका 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा हुआ क्या, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसको जो है एक विधिक अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, और मूल अधिकार जो है याद रखिएगा भाग 3 में है संविधान के, भाग 12 से लेकर के अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। और ये जो मूल अधिकार है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए सरकार की कर और व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति का आशय वित्त प्रबंधन से होता है, ठीक है ना, और इसी की मदद से सरकार खर्चों के स्तर और टैक्स की दरों को समायोजित करती है। तो यहाँ पर देखिए राजकोषीय नीति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस महासागर में केप कॉमोरिन स्थित है, बड़ा इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए किस महासागर में कैप कॉमोरिन स्थित हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैप कॉमोरिन जो है ये हिंद महासागर में स्थित है और कन्याकुमारी को पहले कैप कॉमोरिन के नाम से ही जाना जाता था। कैप कॉमोरिन भारत के तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम है, रुद्र और विचित्र हैं, बताइए किस संगीत वाद्य के, बताइए। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया ये क्या हैं, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है ना। चलिए और बिरजू महाराज जो हैं ये क्या हैं, कथक नृतक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं। तो फ्रेंड्स ये वीणा के, और वीणा भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और अमीर खुसरो ने वीणा तथा तंबूरा को मिलाकर के एक नया वाद्य यंत्र सितार बनाया था। वीणा और तंबूरा को मिलाकर के अमीर खुसरो ने एक नया वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार किया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वीणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी जो राज्य थी, बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शामिल किसने किया था, तो सरदार पटेल थे जिन्होंने जो है आपका सबको इकट्ठा किया था। तो यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, किसने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है। इस तरह का प्रश्न अभी पूछा गया था, गांधी जी का भी एक कथन पूछा गया था 11 अगस्त वाले पेपर में। किसने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है। तो ये अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था, अरविंद घोष, और ये गर्मपंथी नेता थे, ठीक है, गर्म दल के नेता थे अरविंद घोष, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अरविंद घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा किया था। तो ये कौन था फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये स्कंदगुप्त था। भारत में पहला हुन आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित करने में सफल रहा था। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्वीप विभाजित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला बताइए किस नदी प्रणाली से द्वीप विभाजित होती है। तो यह नदी प्रणाली कौन सी है, तो यह चंबल और साबरमती नदी है। चंबल और साबरमती नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्क युक्ति की अपेक्षा होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, सभी ऑप्शन को देख लीजिए, सभी ऑप्शन को आप पहले देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। ठीक है ना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में, सेकंड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर, कौन सा इसमें लक्षण नहीं है यह आपसे पूछा गया है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का अस्तित्व होता है, जो एक दूसरे के सहयोग करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे एकाधिकार विरोधी विधान, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि अनआर्य, आर्य नहीं, ये आर्य जो है ना, आर्य का अनआर्य लिखा गया है, अनआर्य, अनआर्य सभ्यता थी। इसका कारण क्या है, तो देखिए आर्य सभ्यता मूल रूप से पशु चारक और कृषि आधारित सभ्यता थी। ठीक है ना, और ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी, ये एक तरह की शहरी सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा ये एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है आपका राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बनीहट्टी का युद्ध भी उसको कहा जाता है। क्लियर, और ये युद्ध हुआ था आपका राम राजा, यहाँ पर इसका आंसर होगा, पहले आप सुन लीजिए। ठीक है ना, देखिए 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध भी इसको कहा जाता है, और यही विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण रहा था। इसमें हुआ था क्या कि सदाशिव राय के मंत्री रामराज को पराजित किया गया और अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह को रामराज का वध कर दिया, मतलब हुसैन निजाम शाह ने रामराज का वध कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रामराज राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो होती है ये किस प्रकार की मिट्टी में होती है बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये जलोढ़ मिट्टी में होती है, एलुवियल सॉइल में होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर देखेंगे लेटराइट मिट्टी दिया गया है, चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, बताइए, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है, और इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करके उनकी व्यक्तित्व
और स्वतंत्रता को सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से राइट आंसर क्या होगा इसका, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था। अच्छा मानसिंह, अब तो आप आराम से पकड़ लेंगे, मानसिंह अकबर के समय के थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अकबर ने 1580 में बिहार को सूबा यानी कि प्रांत घोषित किया था, ठीक है ना। और मुगल सूबेदार राजा मानसिंह ने बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया था। चलिए उसके बाद देखिए मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो जहांगीर ने किसको किया था, तो जहांगीर ने खुद अपने पुत्र परवेज को बिहार का सूबेदार उस समय 1621 में नियुक्त किया था, ठीक है ना। और बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार भी था, परवेज, याद रखिएगा परवेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो बना था ये अपना बिहार राज्य था, ठीक है ना। जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बिहार पहला राज्य था, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ। पहला संशोधन हुआ था 1951 में, याद रखिएगा कब हुआ था, 1951 में, ठीक है, जिसके तहत जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के लिए संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। और बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून को जब न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया था तो यह संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई थी। तो आप समझ सकते हैं ये किस राज्य के कारण हुआ था, तो ये अपना बिहार था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोल गैस में होता है, कोल गैस किसका मिश्रण है। कोल गैस में आपका CH4 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए स्नेहक यानी कि जो लुब्रिकेटिंग होते हैं, ये लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं, ये किसके होते हैं, स्नेहक, बताइए। तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपका C20 C30 हाइड्रोकार्बन यौगिक लुब्रिकेंट तेल है ये, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए फेन प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क, मतलब फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है। तो आपने अगर NCERT का या बिहार बोर्ड का अगर आपने बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इसको बता देंगे। वैसे भी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, जिंक ब्लेंड का, ठीक है ना, जिंक ब्लेंड का फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्क में प्रयुक्त होती है। और इस विधि में जिंक ब्लेंड यानी कि ZNS से सल्फर अलग किया जाता है। चलिए श्वेत फास्फोरस में किसके जैसी गंध आती है, श्वेत फास्फोरस में, तो श्वेत फास्फोरस में जो है लहसुन की जैसी गंध होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। इस तरह का प्रश्न अभी बना भी है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है ना, पूछा गया था अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, तो अबिंदुकता के निवारण के लिए, ठीक है ना, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए और यहाँ पर निकट के लिए आपका अवतल होगा और दूर के लिए उत्तल होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल कल पूछा गया था, दाब का पृष्ठ तनाव का मात्रक, कल दाब का मात्रक पूछा गया था। तो देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन अनुप्रस्थ तरंगे इसमें से नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो ध्वनि तरंग जो है ये अनुप्रस्थ नहीं है, ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि, ठीक है। और ध्वनि की वेग सबसे ज़्यादा होती है किसमें, ठोस में, ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती हैं, ध्वनि निर्वात में नहीं गमन कर सकती है क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोणीय संवेग का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। कोणीय संवेग का बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपका ml के पावर 2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ml का पावर 2 और t का पावर -1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अपना अपने स्कोर कमेंट करके बताइए।
चलिए, दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो याद रखना है, चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। कल पूछा गया था आपका जो m सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैंने आपको बताया था 2n² होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर किसी भी सेल का पूछेगा ना, तो देखिए k के लिए पहला, l के लिए दूसरा, m के लिए तीसरा और n के लिए चौथा। तो 2n का पूछा है, मतलब तीसरा का पूछा है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 18 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप निकालिएगा। देखिए, किसी तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम है, मतलब किस तत्व की है? जल के साथ, H2O के साथ। बताइए, H2O के साथ राइट आंसर इसका क्या होगा? सब लोग बताइए, आंसर कमेंट करिए फटाफट। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्या होगा? सिलिकॉन की जल के साथ सबसे कम क्रियाशीलता है। तो यहाँ पर देखिए, आप सिलिकॉन दिया गया है। चलिए देखिए, इस आयन का आकार उसके परमाणु से कम है। किस आयन का आकार उसके परमाणु से कम है? बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉजिटिव साइन है, यानी कि एक इसने त्याग दिया है, एक कक्षा इसमें कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, कौन एक सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक इसमें से कौन सा है? बताइए, सहसंयोजी यौगिक इसमें से कौन सा है? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। बताइए, सहसंयोजी यौगिक इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये HCl है, HCl है, ठीक है ना। HCl यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, HCl है, ठीक है। चलिए, 7 का कितने प्रतिशत जो है 84 है? 7 का कितना प्रतिशत? बताइए, 7 का कितना प्रतिशत? यही है ना, ऐसा ही निकालेंगे ना, तो आप निकाल दीजिएगा आसानी से, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 1200। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मैरी ने एक मोबाइल फ़ोन 1950 रुपये में बेचा और 25% का नुकसान उठाया। वह 30% लाभ पाने के लिए किस विक्रय मूल्य पर बेचे? इस तरह का प्रश्न बन रहा है बिहार पुलिस में। तो यहाँ पर देखिए, 1950 में बेचा और नुकसान उठाया 25% का, ठीक है। 25% का नुकसान उठाया था, कितना में बेच करके? 1950 रुपये में बेच करके। तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से आप क्या निकालेंगे? यहाँ से आप SP निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले CP निकाल लीजिए। CP कितना हो जाएगा? CP निकाल लीजिए, क्योंकि SP दिया गया है ना, तो CP निकाल लीजिएगा। तो CP हो जाएगा आपका 1950 गुना 100 और हानि पर बेचा है, तो 100 - 25, तो ये 75 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2600 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि निकल गया आपका SP 2600। अब देखिए, 2600 वह 30% पाने के लिए कितना विक्रय मूल्य पर बेचे? बहुत ही आसान है। अब इसको कैसे निकालिएगा? 2600 गुना 130, लाभ कमाना है ना, तो 30% पर, तो और बटा 100, इसको हल कर दीजिएगा, 3380 राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर A का 30% इक्वल टू B का 0.525 इक्वल टू C का हाफ। तो ABC का अनुपात निकालना है, ये सब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10:12:15, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर B। चलिए, उसके बाद देखिए, एक आदमी जो है एक काम को 5/8 10 दिन में पूरा करता है। उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे? तो देखिए, 5/8 कर रहा है 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। तो बचा हुआ कार्य अगर हम इसको निकालेंगे, तो देखिए 1 - 5/8 यानी कि 3/8 काम बचा हुआ है। और 3/8 काम कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में और पूरा कर लेगा, ठीक है। 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो 6 दिन में और पूरा कर लेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 6 दिन हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आप लोग निकालिए मैथ का। देखिए, एक चतुर्भुज की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल 75 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। चतुर्भुज की पहले वाली लंबाई कितने सेंटीमीटर है? ये सब आप निकाल लीजिएगा। आसान आसान क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो फ्रेंड्स ये समवर्ती सूची में आता है, ये समवर्ती सूची में आता है। और ये 7वीं अनुसूची में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से,
चलिए, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली स्थान है को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है। जैन संस्थानों को दान में दी गई जो भूमि है उसको पल्ली चंदम कहा जाता है, पल्ली चंदम कहा जाता है। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, चोल अभिलेख में उल्लिखित भूमि की विभिन्न जो कोटि हैं उसका अनुसार। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया है को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचलन के रूप में, तो ये जो भूस्खलन होता है उसी को कहा जाता है लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो सिंपल सा बात है, ये अकबर ने किया था। ठीक है ना, अकबर यहाँ पर दिया भी गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, याद रखिएगा। जजिया कर लागू किया गया था, ये पूछा गया है सबसे पहले मीर कासिम के द्वारा, कल ही बिहार पुलिस में पूछा गया था, और अकबर ने इसको खत्म किया। देखिए, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिसे हिमनद क्या कहा जाता है? बताइए। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको हेमोड कहा जाता है, यानी कि इसको ग्लेशियल मोरेंस कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। ठीक है, इसको हिमोड कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? विद्रोह से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो ये 1921 में मोपला हुआ था कहाँ पर? मालाबार में, केरल में हुआ था। ठीक है, चलिए बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है ना, और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था कब? तो लॉर्ड, बताइए राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर के खड़ा कर दिया था? तो ये घटना कौन सी थी बताइए। तो फ्रेंड्स ये जालियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रॉलेट अधिनियम होगा, रॉलेट अधिनियम था। ठीक है ना, बिना वकील बिना दलील वाला कानून था और इसे काला कानून कहा जाता था, और गांधी जी ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है ना, तो गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का भी आयोजन किया गया था ये रॉलेट एक्ट के विरोध में, 6 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये डेट सहित आप याद रखिएगा, और ये बैसाखी के दिन हुआ था, बैसाखी पर्व था, बैसाखी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाटा एवं लौह इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष किया गया था? टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कब किया गया था बताइए। ये स्वर्णरेखा नदी जो है ना उसी के समीप में है, और 1907 में किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ऑलरेडी बिहार पुलिस का ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बिल्कुल बिहार पुलिस का ही ये प्रश्न है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल से, तो आपको पता है ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1985 में लाया गया था। ठीक है, और इसके तहत जो है आपको पता भी है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, जो कि दल बदल से संबंधित है, दल बदल से। चले, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर जो है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मध्य प्रदेश में है नेपानगर, और ये अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। ठीक है ना, अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। चले उसके बाद देखिए, पाक जल संधि किसके मध्य है? तो पाक से पाकिस्तान मत समझ लीजिए, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है पाक जल संधि, या पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। अच्छा, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की, ठीक है ना, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की, ये भी पूछा जा सकता है 2009 में, प्रोजेक्ट टाइगर की 1973 में। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है CSIR के द्वारा,
CS, यहाँ मैं लिखता हूँ CSIR के द्वारा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है ना, याद रखिएगा, CSIR के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। और CSIR के संस्थापक निदेशक जो थे, जो संस्थापक निदेशक, ये शांति स्वरूप भटनागर जी थे। इन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस हैं बिहार पुलिस में आने के अभी। तो यह अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा साहब अंबेडकर ने इसी को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए उसके बाद देखिए चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली स्थान दिया गया है। मंदिर में उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? अभी इसी तरह का प्रश्न एक मिला था, ठीक है ना, सेम ऐसा ही प्रश्न मिला था। तो उस प्रश्न में क्या कहा गया था? तो उसमें कहा गया था कि जो चोल अभिलेख है उसमें उल्लिखित भूमि के जो प्रकार हैं, जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दिया गया था उसको पलीचंदम कहा गया था। पलीचंदम, पलीचंदम, ठीक है ना, पलीचंदम, जो जैन संस्थानों को दिया गया था। और यहाँ पर जो है मंदिर को जो दिया गया था उसको कहा गया है क्या? देवदान, ठीक है, देवदान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो मैंने बताया था अनुच्छेद आपको 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है ना। तो 23 में क्या है? बलात्श्रम, ठीक है, मानव दुर्व्यापार, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया। और अनुच्छेद 24 में जो है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, इसका निषेध करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्य के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य के मतदान द्वारा किसका चुनाव होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका, इसमें से आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति का होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सबके निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति इसमें से कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है इसमें से आपका प्राक्कलन समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 25 सदस्य होते हैं। इसमें 25 होते हैं, 15 जो होते हैं ये लोकसभा से, और 7 जो नहीं 25 नहीं होते हैं, 22 होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है ना, तब ना 22 हुआ, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? खुले बाजार की क्रियाएं, तो ये केंद्रीय बैंक का जो साख नीति है उसी का अंग है, साख नीति का, ठीक है ना, साख नीति का। और इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के रूप में जो RBI है उसके द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद बिक्री किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग है, यही ना, आर्टिकल 61 में है, कल ही चर्चा हुआ था, एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए, और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। चलिए उसके बाद देखिए नौसेना, सेना, वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है और किस सूची में यह सूचीबद्ध है? तो यह यूनियन लिस्ट में है, यानी कि संघ सूची में है। और तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया है, वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वास्तविक संसाधन, जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है और ये उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फियोफाइसी, देखिए फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कौन सा शैवाल कहते हैं? फियोफाइसी के जो सदस्य हैं प्रायः उनको कौन सा शैवाल कहा जाता है? तो उनको ब्राउन एल्गी यानी कि भूरा शैवाल कहा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, भूरा शैवाल कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है? एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ
उसका वेग नियत रहता है, उसका वेग नियत रहता है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न भी इस तरह का पूछा गया था बिहार पुलिस में, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोगों को मिला था उसमें पूछा गया था सिक्के की संख्या वाला। तो इसको निकालिएगा आप लोग, 124 यहाँ पर 25 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का यहाँ पर अनुपात दिया गया है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूध की मात्रा आप निकाल सकते हैं। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध की मात्रा आपकी हो जाएगी 5/8, ये टोटल जोड़ देंगे 5/8 गुना 40, तो 8/40 यानी कि 25 लीटर है ना। और पानी की मात्रा कितनी है, 15 लीटर है। तो कितना पानी और मिला जाएगा, तो 15 लीटर और मिला लीजिएगा ना, नहीं 25, 10 लीटर और मिला लीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 10 लीटर, ठीक है ना। 10 लीटर आंसर होगा इसका। चलिए डॉल्फिन निम्न में से किस वर्ग का उदाहरण है, तो डॉल्फिन आता है मैमेलिया के अंतर्गत, स्तनधारी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैमल दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा स्थान जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा संचयित करता है उसको क्या बोलते हैं, तो जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा संचयित करता है उसको हम लोग स्टोरेज यूनिट बोलते हैं, स्टोरेज, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, मैं आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा आपका 25%, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 81 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका कितना हो जाएगा, 81 का 78 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 का देखिए, 82 का क्या होगा, 82 का खाली स्थान दिया गया है, का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। किसका, नायलॉन का तार इस्पात के तार से ज़्यादा प्रबल होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था, जलरोधक रेनकोट का, तो ये क्या था, चार्ल्स मैकेंटिस ने, ठीक है ना, चार्ल्स मैकेंटिस ने किया था, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, कारण क्या है इसका, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो कीड़े या मच्छर पानी की सतह में पानी की पृष्ठ तनाव के कारण बिना डूबे घूम सकते हैं, और वहीं जब डाल दिया जाता है इसमें मिट्टी तेल वगैरह तो पृष्ठ तनाव हट जाता है और ये डूब जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि संघर्ष घर्षण में आने वाले दो पृष्ठों की खाली स्थान दिया गया के कारण होता है। तो दो पृष्ठों में घर्षण तभी होता है जब उसके पृष्ठ कैसा हो, जब पृष्ठ खुरदुरा होंगे, अनियमित होंगे, तभी तो होगा ना, अनियमित होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, अनियमित हो जाएगा, ठीक है, अनियमित हो जाएगा। तो अनियमित राइट आंसर हो जाएगा, अनियमितताओं के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, ओइंग टू द हेवी रेन्स द ऑफिस बिल्डिंग वाज बैडली, ये बैडली बना दीजिए, बैडली क्या होगा यहाँ पर, बैडली डैमेज्ड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डैमेज्ड हो जाएगा, ठीक है ना, डैमेज्ड ये वाला। चलिए उसके बाद देखिए करेक्टली स्पेल्ड यानी कि सही स्पेलिंग किसका है, बेगर का, इसमें बताइए बेगर कौन सही लिखा गया है, तो BEGGAR, BEGGAR, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया, ही वॉज वेक्स्ड, खाली स्थान है द बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर का इस्तेमाल होगा, कौन सा प्रीपोजिशन, फोर का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है फोर का, ही वॉज वेक्स्ड फॉर द बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर। चलिए उसके बाद देखिए वंस इन ब्लू मून, ये एडियम है, इसका अर्थ बताना है, वंस इन ब्लू मून मतलब कभी कभार होना, ठीक है ना, कभी कभार, तो कभी कभार का रेयरली हो जाएगा ना, रेयरली कभी कभार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो रेखाखंड में यहाँ पर जो आपको कहा गया है उसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है। चलिए पढ़िए, अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाता है, क्या होगा यहाँ पर, तो स्वावलंबन कहलाती है, मैंने ही सही पढ़ दिया था, कहलाता है होगा, ठीक है ना, स्वावलंबन कहलाता है, स्वावलंबन कहलाता है, ये वाला होगा, स्वावलंबन कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिर से उसी तरह का है कि जीवन अवसरों में एक धारा है, बताइए क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा जीवन अवसरों की एक धारा है, जीवन अवसरों की एक धारा है, अवसरों की एक धारा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेता ने बहुत ही बढ़िया खाली स्थान दिया गया, दिया, तो नेता क्या बोलते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि योद्धा ने बहादुरी के साथ क्या किया, योद्धा लड़ाई करते हैं ना, तो लड़ाई की। चलिए उसके बाद देखिए सही वर्तनी, निराकार इसमें से कौन सा सही लिखा गया है, निराकार इसमें से कौन सा सही लिखा गया, ये वाला निराकार सही लिखा गया है, ठीक है, ये वाला निराकार
यहाँ पर सही लिखा गया है। चलिए अगला है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभ्युदय का अर्थ होता है प्रगति, उन्नति, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उन्नति दिया गया है, उन्नति का उल्टा होगा अवनति। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परोपकार करने वाला व्यक्ति, एक शब्द बताना है, तो उसको क्या बोलते हैं? परोपकार जो करता है उसको परोपकारी बोलते हैं, ठीक है ना, परोपकारी होगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। चटनी की रोटी थोड़ी, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, संतों को नहीं, संतों का जीवन होता है, संतों का जीवन होगा, ये वाला पार्ट में गलत है, संतों का होगा यहाँ पर, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये संतों का होना चाहिए, को गलत दिया गया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर बताइए और इसको शेयर जरूर करिएगा। देखिए साथ चलने वाला उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है सहगामी। लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।